गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने मटेरियल मैनेजमेंट का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, जहां पर हम लोगों ने ऑलरेडी 5 लेक्चर देख लिया है और आज हम लोग 6th लेक्चर में नए चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या कवर किया है। अगर आप मटेरियल मैनेजमेंट के सिलेबस की बात करो तो सिलेबस आपके स्क्रीन पे है और सिलेबस का एक पार्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जहाँ पे स्टार्टिंग का ये 4 चैप्टर हम लोगों ने पिछले वाले 5 लेक्चर में कवर कर लिया है। और आज के क्लास में वी आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कस मटेरियल परचेज एंड स्टोर मैनेजमेंट। तो हम लोग सीधा टॉपिक पे आते हैं और डिस्कस करते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। मटेरियल मैनेजमेंट या मटेरियल परचेज एंड स्टोर मैनेजमेंट की बात करोगे तो आपको यहाँ पे बेसिकली 3 अलग अलग टर्म दिख जा रहा है। पहला मटेरियल, दूसरा परचेज और तीसरा स्टोर मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं हम लोग मटेरियल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, परचेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और स्टोर मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप सिलेबस को इन डेप्थ देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमें क्या देखना है। हमें डेफिनेशन देखना है मटेरियल मैनेजमेंट का, फंक्शन देखना है, ऑब्जेक्टिव देखना है और इसके साथ इन्वेंट्री कंट्रोल देखना है, ECQ देखना है, डेट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और इसके बाद हमें क्या देखना है, ABC एनालिसिस देखना है। देन हमें परचेज डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को समझना है, अलग अलग बाइंग टेक्निक्स को समझना है, परचेजिंग प्रोसेस को समझना है और एट लास्ट हमें क्या देखना है, फंक्शन ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट। ये सारे टॉपिक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट रिसिप्ट एंड इशू ऑफ मटेरियल। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग अपने मटेरियल मैनेजमेंट के सबसे बेसिक डेफिनेशन के बारे में, या हम लोग कह सकते हैं कि वाई वी नीड दिस मटेरियल मैनेजमेंट। इसके बारे में अगर हम बात करें, आपके स्क्रीन पे पाई चार्ट है। अगर आप इस पाई चार्ट को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारा जो भी मटेरियल है या हमारे इंडस्ट्री में जो भी टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब पार्ट्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये ग्रीन कलर जो है ये आपको शो कर रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। आपको जो ये ऑरेंज कलर है ये शो कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को और ब्लू कलर शो कर रहा है आपके मार्केटिंग, सेल्स एंड अदर कॉस्ट को। ये परसेंटेज जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक ग्रॉस परसेंटेज है। अलग अलग इंडस्ट्री के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए ये परसेंटेज वैरी कर सकता है, लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल बात करें, एक कोर इंडस्ट्री को डिस्कस करें, तो कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा परसेंटेज हमारा मटेरियल का कॉस्ट में चला जाता है। तो अगर हम मटेरियल कॉस्ट में आप इतने बड़े कॉस्ट को इन्वेस्ट कर रहे हो, मटेरियल में आप इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं इफ़ वी कैन कंट्रोल दिस अमाउंट देन सम हाउ वी विल बी एबल टू कंट्रोल आर प्रोडक्ट कॉस्ट एज वेल, फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एज वेल, और मार्केट के कंपटीशन को वी कैन अचीव इजीली। तो कहीं ना कहीं फ्रॉम दिस पाई चार्ट यू कैन सी दैट मटेरियल सोक्स अप substantial portion of the capital invested in an industrial concern। बात करें मटेरियल मैनेजमेंट के डेफिनेशन की, वी कैन से मटेरियल मैनेजमेंट may be taught as an integral functioning, or you can say integrated functioning of different section of a company dealing with supply of material and other activities, so as to obtain maximum coordination and optimum minimum expenses और expenditure। तो कहीं ना कहीं मटेरियल मैनेजमेंट क्या बताता है, मटेरियल मैनेजमेंट एक इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग को हम लोग बोलते हैं। इस इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग के अंदर जो है डिफरेंट सेक्शंस जो है कंपनी की, जो डिफरेंट सेक्शंस है कंपनी की, जो सप्लाई ऑफ मटेरियल के साथ डील करती हैं, उन डिफरेंट सेक्शंस को हम लोग एक कोऑर्डिनेट करते हैं, एक कोऑर्डिनेशन के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे हम जो है मिनिमम ऑप्टिमम एक्सपेंसेस पे फोकस करते हैं कि हमारा कॉस्ट कैसे कम हो। So material management deals with what? Material management deals with controlling type, that how we are going to control our material, and amount, that how much we are going to control our material, or that capital, and location where we are going to control, then movement, and then timing of purchase when we are going to purchase our basically raw material or anything that is related to the industry। तो हम लोग यहाँ पे किसके किसके बारे में बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कंट्रोलिंग टाइप के बारे में, अमाउंट के बारे में, लोकेशन के बारे में, मूवमेंट के बारे में, टाइमिंग ऑफ परचेस के बारे में। ये सारे कंसर्न को जब हम डील करते हैं देन दिस टोटल कंसर्न इज नोन एज मटेरियल मैनेजमेंट। अगर हम कहें कि इसकी फंक्शनिंग क्या है, ये फंक्शन कैसे करता है, इसकी फंक्शनिंग को हम अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज मटेरियल प्लानिंग। सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं कि हमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना है। देन प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, हम लोग मटेरियल को जो है लाते हैं, मटेरियल को
बेसिकली प्रोक्योर करते हैं। इसके बाद रिसीविंग एंड वेयर हाउसिंग, रिसीव करके उसको वेयर हाउस में ले जाते हैं। देन स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, और स्टोर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही आपके इन्वेंट्री को कंट्रोल करने का काम करता है कि आप किसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को या किसी भी सर्विस को जहाँ पे आपके जो इन्वेस्टमेंट लग रहे हैं आप उसको किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हो। देन आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड वैल्यू एनालिसिस है। देन all about transportation. What kind of transportation? External or internal? So what is external transportation? When you are going to transport your material from outside of the industry to the inside by traffic, by shipping, so it is external transportation. And when we transport our material inside the plant, then it is known as material handling, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस भी किया था। ओके, चलो अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में। मटेरियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्यों हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं। सो ऑब्जेक्टिव मीन्स व्हाट, द एम, व्हाट वी वांट टू अचीव। क्यों करते हैं, इसके लिए हमारे पास दो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव है। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, डेट ऑब्जेक्टिव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सब पार्ट्स। सो व्हाट आर द सब पार्ट्स? फर्स्ट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम मटेरियल को राइट प्राइस में खरीदें। प्राइस राइट होना चाहिए, राइट टर्नओवर होना चाहिए, हमारा जो मटेरियल में इन्वेस्टमेंट है वो राइट होना चाहिए, ओके होना चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट टू मच अमाउंट टू द मटेरियल। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इंडस्ट्री में जब टोटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आपकी जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? लो प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज कॉस्ट। जो आपकी स्टोरेज है, प्रोक्योरमेंट है, उसकी कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। कंटिन्यूटी इन सप्लाई होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी होना चाहिए, गुड सप्लायर रिलेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल होना चाहिए, गुड इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। दीज आर आर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स what we want to achieve by material management. And if we discuss secondary objective, it is forecasting, interdepartmental harmony, product improvement, standardization, make or buy decision, new material and product, then favorable reciprocal relationships. So we basically focus on this primary objective. सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आप ऑटोमेटिकली अचीव कर लोगे जब आप प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आप जब अचीव कर लेते हो। तो कहीं ना कहीं जब आप प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हो और आप जब बेसिकली मेथड की स्टडी करते हो तो आपको वहाँ पे फोरकास्टिंग का आइडिया हो जाता है कि आने वाले टाइम में हमें किस तरह के मटेरियल को स्टोर करना है। इंटर डिपार्टमेंटल हार्मनी जनरेट होती है अगर आपकी मटेरियल की सप्लाई चेन अच्छी है। आपके जो प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट है वो होती है, स्टैंडर्डाइजेशन आता है, कब खरीदना है कब बेचना है, मेक और बाय डिसीजन ये भी हमारे पास आ जाता है। इसके बाद न्यू मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट जो है उनके बारे में आइडिया हो जाता है। फेवरेबल एंड रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स जो है वो भी डेवलप हो जाते हैं। ओके, अगर हम लोग बात करें कि इन्वेंट्री क्या होता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया इन्वेंट्री क्या, इन्वेंट्री टर्म यहाँ पे बार बार आ रहा था। तो अगर हम इन्वेंट्री की बात करें या इन्वेंट्री के बारे में डिस्कशन करें तो आप यहाँ पे इन्वेंट्री के डेफिनेशन को देख सकते हो कि इन्वेंट्री क्या है। सो व्हाट इज द इन्वेंट्री कंट्रोल? इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इन्वेंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। इन्वेंट्री इज द गुड्स दैट कंपनी हैंडल्स with the intention of selling. It might be raw material of a company, buy and turn into something entirely new, or it might be a bulk product that you break down into its constituents parts and sell separately. It could even be something completely intangible like software and instance. तो बेसिकली अगर हम इन्वेंट्री के डेफिनेशन की बात करें तो इन्वेंट्री क्या होता है? वो कोई भी बेसिकली स्टफ जो कंपनी हैंडल करती है और कंपनी इंटेंशन के साथ हैंडल करती है कि उसे सेल करना है। वो आपकी कंपनी का रॉ प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो आपकी कंपनी का कोई एक ऐसा प्रोडक्ट भी हो सकता है जिसे हम डीअसेंबल करके, जिसे हम ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्ट्स में बेचते हैं, या वो आपकी कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकती है या आपकी कोई सर्विसेज भी हो सकती है। तो जब हम इन्वेंट्री की बात करते हैं इट मीन्स समथिंग दैट you want to sell, or something means that industry want to sell, that something is known as inventory. So what is inventory control? इन्वेंट्री कंट्रोल में हम लोग बात करते हैं या इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस चीज़ पे काम करता है। एज वी कैन सी हेयर in this slide that basically this wait for 1 second. Okay, yeah. So this इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस चीज़ पे काम करता है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में बात करें, ये सबसे पहले
बारे में बात करता है, ये प्रोडक्शन के बारे में बात करता है, होल्डिंग स्टॉक के बारे में बात करता है, सेल्स के बारे में बात करता है एंड रिपोर्टिंग के बारे में बात करता है। सो व्हाट इज़ परचेजिंग? परचेजिंग का मतलब ये है, जैसे कि आपने अभी तक 4 चैप्टर को कवर किया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस परचेजिंग, प्रोडक्शन, होल्डिंग स्टॉक, सेल्स, रिपोर्टिंग वगैरह हमने पहले डिस्कस कर लिया है। लेकिन इन सारे टर्म्स का मतलब यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। परचेजिंग का मतलब क्या है? परचेजिंग का मतलब किसी भी तरह के जो आप रॉ मटेरियल है, दिस दिस कैन मीन बाइंग रॉ मटेरियल एंड टर्न इनटू फाइनल प्रोडक्ट, और बाइंग प्रोडक्ट टू सेल ऑन विथ नो नेसेसरी असेंबली रिक्वायर्ड। तो हम जब किसी तरह के प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ऐसा प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल हो या फिर आपकी कोई एक ऐसी प्रोडक्ट हो जिसे हम किसी तरह की बिना कोई असेंबली के, बिना कोई असेंबल किए हम उसको ऐसे ही मार्केट में सेल कर सकें, तो उसे हम परचेजिंग बोलते हैं। और ये परचेजिंग इन्वेंट्री से रिलेटेड है, क्योंकि अगर आपकी परचेजिंग अच्छी है तो कहीं ना कहीं आपकी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छी होगी। ओवरऑल अगर हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो ये वो मैनेजमेंट सिस्टम है जो बेसिकली आप जिस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके जो मैनेजमेंट है, उस प्रोडक्ट को सेल करने से रिलेटेड जो मैनेजमेंट है, ताकि आप वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाओ। तो ये उन सारे टॉपिक्स को या उन सारे फंक्शंस पे वर्क करता है। तो परचेजिंग पे वर्क करता है, इसी तरीके से प्रोडक्शन पे वर्क करता है। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाना। और फिनिश्ड प्रोडक्ट जब बनता है या इसके कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स बनते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारे के सारे प्रोडक्ट में कंपनी इन्वॉल्व हो। हम यहाँ पे होलसेलर की भी बात करते हैं, हम यहाँ पे जो बेसिकली आउटसोर्सर है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जब हम प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो प्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन का मतलब है मेकिंग योर फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स। नॉट एवरी कंपनी विल गेट इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, लाइक होलसेलर फॉर इंस्टेंस माइट स्किप दिस स्टेप्स इंटायरली, और यहाँ पे वो बिना इस स्टेप के काम कर सकता है। तो हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट में अगर होलसेलर को कंसिडर करें, देन दैट होलसेलर विल नॉट वर्क ऑन दिस स्टेप। वो क्या करेगा? वो परचेजिंग करेगा और होल्डिंग स्टॉक करेगा, क्योंकि उन्हें उन्हें किसी तरह का प्रोडक्ट बनाना नहीं पड़ता है। वो जो उनके पास प्रोडक्ट होता है उसको डायरेक्ट वो मार्केट में सेल करते हैं। हम लोग बात करें होल्डिंग स्टॉक। होल्डिंग स्टॉक मीन्स स्टोरिंग द रॉ मटेरियल और स्टोरिंग योर रॉ मटेरियल बिफोर दे आर मैन्युफैक्चर्ड, दैट इज होल्डिंग स्टॉक, अगर ज़रूरत है तो। एंड योर फिनिश्ड गुड्स बिफोर दे आर सोल्ड। तो जब हम होल्डिंग स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरह के होल्डिंग स्टॉक्स आ जाते हैं। फर्स्ट, आपका रॉ मटेरियल, ये भी होल्डिंग स्टॉक में आता है। और सेकंड, आपके प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने से पहले जो आपके पास प्रोडक्ट, जब आप उसको गोडाउन्स में जो आप स्टोर करते हो, डेट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ होल्डिंग स्टॉक। सेल्स के बारे में बात करें तो गेटिंग योर स्टॉक इनटू कस्टमर्स हैंड एंड टेकिंग द पेमेंट। स्टोर्स का सेल्स का मतलब क्या है? सेल्स का मतलब कि आपके प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर देना और कस्टमर से पेमेंट ले लेना। एंड देन रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब क्या है? रिपोर्टिंग का मतलब कि बिजनेसेस नीड्स टू नो हाउ मच इट इज सेलिंग एंड हाउ मच मनी इट मेक्स ऑन ईच सेल। तो ये वो स्टेप्स हैं जिससे हम लोग इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करते हैं। एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट वर्क करता है इन्हीं 5 पॉइंट्स के अलॉन्ग, जहाँ पे परचेजिंग है। सबसे पहले हम परचेजिंग पे काम करेंगे। अगर हम होलसेलर नहीं हैं तो हम किस पे काम करेंगे? हम प्रोडक्शन पे काम करेंगे। होल्डिंग स्टॉक। होल्डिंग स्टॉक में दो अलग अलग पार्ट्स आ जाते हैं, पहला रॉ मटेरियल और दूसरा आपका फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट। देन हम लोग सेल्स पे काम करेंगे। देन वी विल रिपोर्ट टू द हायर अथॉरिटी दैट व्हाट बिजनेस वी आर डूइंग, वहाँ पे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है और आपकी इस सेल में क्या प्रॉफिट है, उसके बारे में हम लोग अपने हायर अथॉरिटी को वी विल इन्फॉर्म। ओके, सो आर नेक्स्ट स्टेप और नेक्स्ट स्लाइड वी कैन सी हियर इन नेक्स्ट स्लाइड। इन्वेंट्री कंट्रोल से क्या होता है? जब हम इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं, बेसिकली जब हम लोग कंट्रोल करते हैं रॉ मटेरियल के परचेस पे, हम लोग कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन पे, हम लोग कंट्रोल करते हैं होल्डिंग स्टॉक पे, हम लोग कंट्रोल करते हैं सेल्स पे, और हम लोग कंट्रोल करते हैं रिपोर्ट करने पे। तो बेसिकली हम लोग जब रिपोर्ट करते हैं तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद जो हमारा ये सारे स्टेप्स का जो कोलैबोरेशन है, इसी को हम इन्वेंट्री कंट्रोल बोलते हैं। इसका मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल में हम लोग जो हमारा परचेजिंग है, परचेजिंग पे कंट्रोल करेंगे। सी, कंट्रोल मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस द क्वांटिटी, बट वी आर गोइंग टू यूज द इफेक्टिव क्वांटिटी व्हाट वी नीड।
तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल करेंगे परचेजिंग पे, कंट्रोल करेंगे प्रोडक्शन पे, कंट्रोल करेंगे होल्डिंग स्टॉक पे, देन वी विल कंट्रोल सेल्स. इट मीन्स दैट द क्वांटिटी व्हाट मार्केट or what an wholesaler required, we will send that quantity only. उससे ज़्यादा अगर आप सेंड करते हो कहीं ना कहीं डैट विल कम बैक टू योर प्लांट अगेन, और वहाँ पे आपको जो है कॉस्ट का अलग से कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करना पड़ेगा. सो जब हम लोग ये सारे कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं एंड वी रिपोर्ट टू द हायर अथॉरिटी, देन इट इज़ नोन एज इन्वेंट्री कंट्रोल. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है. बेसिकली ये वो क्वांटिटी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है या वो आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी है जो कंपनी को परचेस करना चाहिए, ठीक है, टू मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट सच एज होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट एंड ऑर्डर कॉस्ट. देखो, जब कंपनी कोई भी एक होलसेलर है, वो अगर किसी प्रोडक्ट को बेचता है, अगर कोई होलसेलर किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो इस होलसेलर को क्या करना होता है, इस होलसेलर को प्लांट से अपने इस प्रोडक्ट को लाना होता है, और ये किसको सप्लाई करता है, कस्टमर को सप्लाई करता है. इस पूरे के पूरे प्रोसेस में इस पर्टिकुलर होलसेलर के पास एक स्टोरेज होता है जिसे हम इन्वेंट्री बोल रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये इसको सेल करने के लिए खरीद के अपने पास रख रहा है. तो अगर ये जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा क्वांटिटी को होल्ड करता है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए उन्हें एक एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च करना पड़ेगा. होल्डिंग कॉस्ट होगा, स्टोरेज कॉस्ट होगा, ऑर्डर कॉस्ट होगा. तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे ये जो सारे कॉस्ट हैं ये रिड्यूस हो जाएं, और ये कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें फाइंड करना होता है कि हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है का मतलब ये है कि व्हाट क्वांटिटी वी बेसिकली रिक्वायर्ड टू स्टोर एज अ इन्वेंट्री. तो हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वी कैन कैलकुलेट दिस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. वी हैव मल्टीपल फॉर्मूलाज बट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली वन विच इज़ इन आवर सिलेबस. तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला डिस्कस करने वाले हैं, और इसी फार्मूला को हम लोग जो है आगे न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल करेंगे. ओके, सो बिफोर दैट, ये जो बेसिकली प्रोडक्शन सेलिंग मॉडल है ये डेवलप किया गया था 1913 में. फोर्ड डब्ल्यू हैरिस ने इन्हें डेवलप किया था, और उन्होंने ये फार्मूला दिया था. और ये फार्मूला बेसिकली क्या अज्यूम करता है, ये अज्यूम करता है कि डिमांड, ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट है. क्योंकि आप जानते हो टाइम के साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है, डिमांड चेंज होती है, और साथ ही साथ जो होल्डिंग कॉस्ट है वो भी अलग अलग होता है. बट in this formula we are going to consider that our demand, order and holding cost all will be constant for a financial year जब हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं उस ईयर के लिए. ओके, सो we can have this formula like q is equal to 2ds by h under root. So where we will use this formula, we will use this formula at a place where demand, ऑर्डर एंड होल्डिंग कॉस्ट ऑल दीज आर कांस्टेंट. तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं, टू क्या है, इट इज जस्ट अ नंबर. डी क्या है, डी इज डिमांड्स इन यूनिट, डिमांड इन यूनिट्स. एस क्या है, एस यहाँ पे आपकी ऑर्डर कॉस्ट है कि किसी एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना आ रहा है. और एच क्या है आपका, एच आपका होल्डिंग कॉस्ट है कि एक प्रोडक्ट को होल्ड करने में कितना कॉस्ट आ रहा है. सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व 2 to 3 न्यूमेरिकल्स वेयर वी विल गेट एवरीथिंग. फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है उसको हम इस्तेमाल करने के लिए सीख जाएंगे. ओके, सो हियर इज योर न्यूमेरिकल ऑन योर स्क्रीन. लेट मी सेट, या ओके, सो या ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो. चलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ ताकि जो है आपको यहाँ पे जो है आसानी हो. ओके, सॉरी ये बीच में चला गया था. ओके, मैं यहाँ क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ ताकि आपको जो है यहाँ पे आसानी हो और आप इसे सॉल्व कर पाओ. चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या है. तो बोला गया है डिमांड फॉर द चाइल्ड साइकिल एट बेस्ट बाय इज 500 यूनिट पर मंथ. जो बेस्ट बाय इस शॉप पे जो चाइल्ड साइकिल है, इस चाइल्ड साइकिल का डिमांड कितना है, 500 यूनिट पर मंथ है. और बेस्ट बाय जो है वो फिक्स ऑर्डर प्लेसमेंट करता है. तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एंड रिसीविंग कॉस्ट जो है वो 4000 रुपीज़ हो रहा है. इच टाइम एन ऑर्डर इज प्लेस, जब भी इस ऑर्डर को किया जाता है तो 4000 रुपये का कॉस्ट हमें लगता है. इच साइकिल कॉस्ट 500 रुपीज़. एक साइकिल का कॉस्ट कितना आता है, 500 रुपये आता है.
and the retailer has a holding cost of 20% of each value. Evaluate the number of cycle that the store manager should order in each रिप्लेसमेंट. तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होने वाली है. तो हमारा फार्मूला क्या था? हमारे फार्मूला में आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो फार्मूला था वो DS/H था. तो सबसे पहले डिमांड कितना है आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें कितने साइकिल्स की डिमांड है. 500 साइकिल पर मंथ डिमांड है. तो अगर आप एनुअल डिमांड निकालना चाहोगे तो आप 500 इंटू 12 कर सकते हो. ये आपको 6000 आएगा. तो हमारा जो डिमांड है वो कितना है? 6000 है. तो हम लोग यहाँ पे डिमांड की जगह कितना प्लेस करेंगे? रिक्वायर्ड यूनिट की जगह 6000. ओके. अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में गिवन था ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी 4000 रुपीज़ है. तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में हम लोग कितना ऑर्डर यहाँ पे नोट करने वाले हैं? 4000. और अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो स्टोरेज कॉस्ट है वो कितना है, वो हर एक साइकिल का 20% है. इट मीन्स दैट साइकिल इज कॉस्टिंग यू 500 रुपीज़ एंड if you find its 20% it will be 100 rupees. So we are going to place 100 rupees here or 500 का 20%, then we will get economic order quantity will be 693 units. So हम लोग कितने cycles को order करेंगे? We will order 693 units. Now coming to the second question. सेकेंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है कुछ अलग अलग फाइंड करना है. चलो हम लोग इसको भी देख लेते हैं. ओके. तो सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि ABC लिमिटेड इज़ अ कंपनी जिनको बेसिकली जो EOQ लॉजिक है उस लॉजिक को इस्तेमाल करके इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करती है. और इस कंपनी के बारे में अगर बोले तो इसकी जो एनुअल कंजम्पशन है वो कितने यूनिट की है? 80,000 यूनिट की एनुअल कंजम्पशन. ध्यान देना, पिछले बार में मंथली कंजम्पशन था, इस बार एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ है. कॉस्ट टू प्लेस ऑर्डर इज़ ₹1200. 1200 रुपीज़. एक बार ऑर्डर करने में कितना खर्च होता है? 1200 होता है. और कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ₹50 फॉर कैरिंग कॉस्ट इज 6%. मतलब कि एक यूनिट के जो पर यूनिट कॉस्ट है, कॉस्ट पर यूनिट इज ₹50 और कैरिंग कॉस्ट कितना है उसका 6% है. तो हम लोगों को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सबसे पहले निकालना है. सो ECQ क्या हो जाएगा या EOQ क्या हो जाएगा? EOQ हो जाएगा 2 इंटू टोटल यूनिट. टोटल कितने यूनिट ऑर्डर करने हैं? 80,000. आप यहाँ 80,000 प्लेस कर दो. एक बार ऑर्डर करने में कितना खर्च होता है? 1200. यहाँ 1200 प्लेस कर दो. और होल्डिंग कॉस्ट कितना है? 50 का 6%. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 80,000 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 6%. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट दैट वी विल हैव टू ऑर्डर 8000 यूनिट each टाइम. एक बार में कितना ऑर्डर करना पड़ेगा? 8000 यूनिट. अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, तो आपको टोटल कितनी की रिक्वायरमेंट है? 80,000 की. वन टाइम में वी कैन ऑर्डर 8000, देन वी विल हैव टू ऑर्डर 10 टाइम्स. सो सेकेंड क्वेश्चन के लिए आप आंसर यहाँ पे एकदम शॉर्ट में देख सकते हो कि हम लोगों को 10 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा. अगर थर्ड के बारे में बात करें कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा, तो एक बार ऑर्डर करने में आपको 1200 रुपये खर्च होता है. यू विल ऑर्डर 10 टाइम्स, देन यू विल हैव टोटल कॉस्ट ऑफ 12,000 रुपीज़ दैट यू विल हैव टू इन्वेस्ट ऑन ऑर्डर. अगर हम लोग बात करें अपने अगले पॉइंट के बारे में, कैरिंग कॉस्ट कितना होगा, तो कैरिंग कॉस्ट एक पर्टिकुलर के लिए कितना है? एक पर्टिकुलर के लिए 50 रुपीज़ का 6% है. तो अगर आप बात करें कि टोटल जो कैरिंग कॉस्ट है वो कितना होगा, सी वी विल हैव टू कंसिडर वन ग्राफ है कि जब आप ऑर्डर करते हो तो आपके पास क्वांटिटीज़ कितनी होती है? 8000. फिर ये ख़त्म होती है, सेल सारा हो जाता है, आप जीरो पे पहुंच जाते हो. देन सम हाउ वी कैन कंसिडर इट्स एवरेज मीन्स हाफ ऑफ दिस 8000. सो वी आर गोइंग टू कंसिडर हियर 50 का 6% and then we will multiply it by 8000 by 2. 8000 by 2. सो हम लोगों को यहाँ से क्या मिलेगा? हम लोगों को यहाँ से मिलेगा डेट वी हैव ए कैरिंग कॉस्ट ऑफ 12,000 रुपीज़. एंड इफ वी विल कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट इट विल बी, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितना हो जाएगा हमारा? दैट 12,000 रुपीज़ फॉर ऑर्डर, दिस 12,000 रुपीज़ फॉर कैरिंग, सो इट विल बी 24,000 रुपीज़. तो हमारा ये यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन भी खत्म होता है. यू विल गेट दिस PDF ऑन टेलीग्राम चैनल. सो अगर आप PDF देखोगे देन यू कैन अंडरस्टैंड इट अगेन, यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल. तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम कम होगा. और उसके बाद भी अगर आपको किसी तरह का इशू होता है देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. चलिए ABC एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारी ABC एनालिसिस क्या होती है.
जब हम ABC एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो ये एक तरह का इन्वेंट्री कैटेगराइजेशन मेथड है। और इस इन्वेंट्री कैटेगराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रूड प्रायोरिटी हम लोग डिसाइड करते हैं, क्रूड प्रायोरिटी मैकेनिज्म डिसाइड करते हैं टू कॉन्सेंट्रेट एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज ऑन द आइटम्स, कि किस पर्टिकुलर आइटम को ज़्यादा वैल्यू देना है, किस पर्टिकुलर आइटम को कम वैल्यू देना है। हम लोग इसको डिसाइड करने के लिए ABC एनालिसिस करते हैं, उसकी प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं। जैसे कि मान के चलो आपकी कंपनी 5 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट को बना रही है, लेकिन 5 प्रोडक्ट में जो डिमांड है वो फर्स्ट प्रोडक्ट का ज़्यादा है, सेकेंड थर्ड प्रोडक्ट का ज़्यादा है। देन आप जब इन्वेस्ट करोगे, आप अपनी कंपनी में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोगे, मॉडर्नाइज करोगे, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप कहाँ पे करोगे, फर्स्ट प्रोडक्ट में करोगे, थर्ड में करोगे, क्योंकि आपकी जो सेकंड प्रोडक्ट है वो बिक नहीं रही है, फोर्थ प्रोडक्ट बिक नहीं रही है, फिफ्थ प्रोडक्ट नहीं बिक रही है, देन यू आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन दीज 3 प्रोडक्ट्स। तो हम लोग यहाँ पे जब प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं कि हमारी प्रायोरिटी वाले लिस्ट में कौन सबसे ऊपर है, देन इट इज़ नोन एज ABC एनालिसिस, वेयर A रिप्रेजेंट्स हाई प्रायोरिटी, very important and major significance. B represents medium priority, less important and medium significance. C has less priority, less importance and minor significance. So हम लोग इसे ABC analysis बोलते हैं। ABC analysis was used to reduce the amount of clerical operation associated with inventory management. Since the 2000s, this method is primarily used as a data visualization method and as a way to prioritize the attention of supply chain practitioners who have to routinely revisit replacement setting within the inventory management system. बात करते हैं हम लोग परचेस या प्रोक्योरमेंट के बारे में। परचेज या प्रोक्योरमेंट के बारे में हमें क्या जानना होता है? सबसे पहले हम बात करें कि परचेज है क्या। परचेजिंग इज़ वन ऑफ द मेन फंक्शन इन द सक्सेस ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। आपको कितना परचेस करना है, कब परचेस करना है और कैसे परचेस करना है, ये बेसिकली डिसाइड करता है कि आपके रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना होगा या उन सर्विसेज का कॉस्ट कितना होगा जिसे आप परचेस करने जा रहे हो। सो सम हाउ by purchasing or procurement we can control a big amount involved in production system. तो बेसिकली ये एक तरह का मेन फंक्शन है। परचेजिंग implies procuring of material, supplies, machineries and services needed for production and maintained of the concern. So ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये बेसिकली परचेजिंग प्रोक्योरमेंट में जो है हम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को हम ठीक कर रहे हैं, उसके मैनेजमेंट को समझ रहे हैं, तो क्या है इसमें, सबसे पहले हमें टू प्रोड्यूस द राइट मटेरियल, हम अच्छे मटेरियल को प्रोड्यूस करें, इसके लिए करते हैं। टू प्रोड्यूस राइट क्वालिटी ऑफ मटेरियल, राइट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड रिलायबल सोर्स जो है, जहाँ रिलायबल वेंडर है उनसे हम खरीदें। इसके साथ ही साथ हम जो मटेरियल है उसको रिसीव या डिलीवर राइट टाइम पे करें, राइट प्लेस पे करें, राइट टाइम पे करें। तो कहीं ना कहीं जो मटेरियल है उसके परचेस से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट होता है दैट इज़ नोन एज परचेजिंग मैनेजमेंट। हम लोग यहाँ पे क्या क्लैरिफाई करते हैं, वी क्लैरिफाई दैट particular raw material what we are going to purchase will be of right quality, right quantity, at right time and at right place, and it will be delivered and received smoothly, and the vendor from which we are going to purchase will be reliable, भरोसेमंद हो, जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके। देयर इज़ वन टर्म विच यू गेट नॉर्मली व्हेन यू डिस्कस एन इंडस्ट्री, परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है? परचेजिंग पावर मीन्स पावर टू परचेस और पावर टू प्रोक्योर मटीरियल, हाउ मच मटेरियल वी कैन प्रोक्योर। जनरली क्या होता है, परचेजिंग पावर का इस्तेमाल लोग मार्केट में मोनोपोली जनरेट करने के लिए करते हैं। अ कंपनी who has big manufacturing or big purchasing power will have a great monopoly. Somehow that company will control the total raw material and the cost of raw material. That company will purchase a major part of raw material and it will finally give a hike to the cost of raw material, and that another company who are going to produce the same kind of product will get a hike in the amount of raw material when they will purchase later. So somehow if you have purchasing power, then you will have the monopoly, to the rate, to the cost involved in a production system. And if you will have monopoly in rate and cost, then you will be able to compete in the market as well. You will be able to release your product at lower cost, and the other competitors in the similar industry will get vanished very easily. You will not have to do anything
anything exceptionally to just erase your all competitioner. It will be very easy for you if you have a market monopoly, and market monopoly can be generated by using purchasing power. Okay, so now we will discuss about buying techniques की कौन कौन सी buying techniques होती है. Buying techniques, see, we have multiple buying techniques, but we are going to discuss about spot quotation, floating and limited inquiry here. So what is spot quotation? अगर हम आसान आसान तरीके से इसे समझने की कोशिश करें, बेसिकली ये जो टेक्निक्स है जहाँ पे हम खरीदने की बात करते हैं, बाय करने की बात करते हैं, तो ये बाइंग टेक्निक कैसे वर्क करती है. बाइंग टेक्निक में हम लोग जब किसी भी चीज़ को खरीदते हैं उसका स्टेप्स क्या होता है उसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं. मान के चलो कि आपके पास कोई कंपनी है ए, और ये कंपनी किसी अपने यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को बना रही है. सपोज ये ए कंपनी स्टील बना रही है, ये ए कंपनी स्टील बना रही है. तो इस ए कंपनी को स्टील बनाने के लिए कोल खरीदना होगा. इस ए कंपनी को स्टील बनाने के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स खरीदने होंगे. तो ये जो स्टील के लिए रॉ मटेरियल खरीदती है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करती है, ये एक परचेज ड्राफ्ट बना करके देती है अलग अलग कंपनीज को जो बेसिकली कोल को बेच रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट कंपनी हो, सेकंड कंपनी हो, थर्ड कंपनी हो. और जब ये इन्हें परचेज ड्राफ्ट बना के देती है तो इनके पास एक जो है कोटेशन आता है, और वो कोटेशन के अकॉर्डिंग फिर से ये परचेज ऑर्डर बना के देती है. मान के चलो कि ये तीनों ने कोटेशन भेजा, दाम लिख के भेजा कि क्या पैसा खर्च होगा आपको खरीदने में रॉ मटेरियल, और इसी के अकॉर्डिंग कंपनी डिसाइड करती है कि कहाँ से रिलायबिलिटी ज़्यादा है, कहाँ पे जो क्वालिटी है वो बेहतर है, और वो फाइनली कॉस्ट को देख करके किसी एक कंपनी को ऑर्डर दे देती है, परचेज ऑर्डर बना के दे देती है. परचेज ऑर्डर जब वापस से कंपनी के पास जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी भी कंपनी के साथ पास, तो वो अपने मटेरियल को जो है वो कंपनी को सेल करते हैं और उसके साथ साथ बिल प्रोवाइड करते हैं. सो दीज आर स्टेप्स इन्वॉल्व इन बाइंग. तो जब हम बाइंग टेक्निक्स की बात करते हैं, सबसे पहला होता है स्पॉट कोटेशन, देन फ्लोटिंग, द लिमिटेड इंक्वायरी. स्पॉट कोटेशन में बहुत शॉर्ट में हम लोग बात करते हैं. यहाँ पे क्या होता है, डेट बायर कैन गो टू द मार्केट, और डेट बायर कैन इंक्वायरी टू द डिफरेंट कंपनीज की आपके प्रोडक्ट का रेट कितना है, और हर जगह से वो क्या करता है, कोटेशन कलेक्ट करता है. कोटेशन का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का रेट और उसका जो स्पेसिफिकेशन है उसका डिटेल्स, और उसके बाद वो उसको कंपेयर करता है. कंपेयर करने के बाद स्पॉट डिसीजन बनाता है और कैश पेमेंट करके कमोडिटी को परचेस कर लेता है. ये क्या है, स्पॉट कोटेशन टेक्निक है. ओके, फ्लोटिंग अनलिमिटेड इंक्वायरी में क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली जो रिलायबल हैं, जो रिलायबल कंपनीज़ हैं जो कि रॉ मटेरियल को सेल कर रही हैं, उनको कांटेक्ट किया जाता है, उनसे डिटेल्स मंगाया जाता है. उनसे डिटेल्स मंगाने के लिए इस तरह के कोटेशन फॉर्म भरे जाते हैं जो आपके स्क्रीन पे है. और इस कोटेशन फॉर्म को भरने के बाद कंपनी क्या करती है, कंपनी जब कोटेशन फॉर्म यहाँ पे आता है सबसे पहले लिख के भेजती है कि हमें क्या क्या चाहिए, कितनी क्वान्टिटी में चाहिए, कितना यूनिट चाहिए, उसकी प्राइस कितनी है, उस पर डिस्काउंट कितना है, और उसकी नेट प्राइस कितनी है. इस तरह के कोटेशंस जब मिलते हैं तो कंपनी क्या करती है, जो अलग अलग कोटेशंस आए हैं उसको कंपेयर करती है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट से रेट को कंपेयर करती है, और रेट को कंपेयर करने के बाद फाइनली कंपनी रॉ मटेरियल को ऑर्डर कर देती है. हेयर इज़ वन अनदर टर्म विच इज़ टेंडर. बहुत ज़्यादा टेंडर टर्म इस्तेमाल होता है. सो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट टेंडर इज़. अ टेंडर और अ कोटेशन is in the form of written letter or a published documents in newspaper. The aim is to find the price for procuring certain material, or to get price of certain material, or to get particular work done within the desired product under the specified condition. जब हम बात करते हैं परचेज, बेसिकली परचेज ऑर्डर के बारे में और हम टेंडर के बारे में, वी कैन कंसिडर दिस बोथ परचेज ऑर्डर एंड टेंडर इक्वली. कैसे होता है, यहाँ पे जब आप टेंडर की बात करते हो तो कोई भी कंपनी है जो बेसिकली किसी काम को करवाना चाहती है. मान के चलो कोई कंपनी ए है, ये कंपनी क्या करवाना चाहती है, ये कंपनी एक वाटर टैंक बनाना चाहती है. तो वाटर टैंक बनाने के लिए कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी सबसे पहले किसी एक दूसरे आउटसोर्स्ड कंपनी को पकड़ेगी और बोलेगी कि आप इसका जो है बिलिंग कर दो, इसमें टोटल लगने वाला कॉस्ट कितना है उसको क्लियर कर दो. तो कंपनी के पास जब डिज़ाइन और बिलिंग आ जाता है तो कंपनी उस डिज़ाइन और बिल को पब्लिश कर देती है, डिज़ाइन को पब्लिश कर देती है, और अलग अलग कंपनी को इनवाइट करती है कि आप इसके लिए टेंडर को फिल करें. जब अलग अलग कंपनी सेम वाटर टैंक को बनाने के लिए अलग अलग प्राइस भरती है, जैसे कोई कंपनी बोलती है कि ये वाटर टैंक जो है 10 लाख में बन जाएगा, कोई 11 लाख बोलती है, कोई 12 लाख बोलती है, कोई वापस से 8 लाख बोलती है, कोई 9 लाख बोलती है. तो ये अलग अलग प्राइस जो आता है ए के पास, अब इसके बाद ए डिसाइड करती है कि कौन सी कंपनी ये पांचों में से सबसे ज़्यादा रिलायबल है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है किसके पास, सबसे अच्छा
रेट किसका है, ये सारे अलग अलग कंडीशंस को कंपेयर करने के बाद कंपनी ए अपने जो वाटर टैंक को कंस्ट्रक्शन करना है, इसका जो प्रोजेक्ट है वो हैंड ओवर कर देती है। तो ये टोटल का टोटल प्रोसेस में ये जो इन्विटेशन है, दिस इन्विटेशन इज नोन एज tender and is a kind of purchase, is a kind of quotation, basically is a kind of quotation what basically a B company sent to a company in order to give an introduction about the material, about the specification and about the rate. So अगले हम लोग टॉपिक में बात करने वाले हैं परचेस के प्रोसेस के बारे में। बेसिकली परचेजिंग प्रोसेस होता क्या है, परचेसिंग प्रोसेस में हम लोग परचेज ऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं। अ परचेज ऑर्डर is a commercial source of documents that is issued by a business purchasing department when placing an order with its vendor or supplier. The documents indicates the details on the items that are to be purchased, such as types of good, quantity, quality. In simple terms, we can say it is the contract drafted by the buyer when purchasing goods from the seller. तो अगर परचेजिंग के स्टेप्स के बारे में बात करें तो क्या क्या स्टेप्स होता है। सबसे पहले जो बायर होता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, वो क्या करते हैं, वो एक परचेज रिक्वेस्टेशन डेवलप करते हैं और इसके बाद जो बायर हैं वो फाइनली फिर एक परचेज ऑर्डर बनाते हैं। परचेज ऑर्डर को दिया जाता है बेसिकली सेकंड कंपनी को या सेकेंडरी कंपनी को, और जो सेलर हैं, सेकेंडरी कंपनी जो सेलर हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि उनको ये जो प्रोजेक्ट ऑर्डर आया है, ये जो परचेज ऑर्डर आया है, इसे एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है कि मॉडिफाई करना है। आफ्टर आफ्टर एक्सेप्टेंस, आफ्टर रिजेक्शन और आफ्टर मॉडिफिकेशन, ये क्या करते हैं, बायर जो है वो बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं और परचेज ऑर्डर जो है फाइनली एक बार वापस से इसको भेज देते हैं। इस स्टेप्स को आप एक बार फिर से समझ सकते हो। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो खरीदने वाले हैं वो परचेज रिक्वेस्टेशन बनाते हैं, इसके बाद फाइनल परचेज ऑर्डर बनाते हैं, इसके बाद ये भेजते हैं किसी कंपनी को। कंपनी जब कंफर्म करती है तो बायर क्या करता है, बायर फाइनल परचेज ऑर्डर बना के भेजता है और परचेज ऑर्डर के बाद ये वापस से सप्लाई हो जाता है और जो भी सप्लाई का कॉस्ट है, जो भी टोटल कॉस्ट है, वो पर्टिकुलर बाय सेलर कंपनी को प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं स्टोर मैनेजमेंट के ऊपर। अगर हम लोग स्टोर मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करें कि हमारा स्टोर मैनेजमेंट क्या होता है, तो स्टोर मैनेजमेंट refers to the efficient management of material. Store management is concerned with ensuring, ये ensure करता है, all activities involved in store keeping are carried out efficiently, economically by those who employed in the store. तो स्टोर मैनेजमेंट क्या है, ये एक एफिशिएंट मैनेजमेंट है मटेरियल का, जहाँ पे स्टोर बेसिकली स्टोर मैनेजमेंट इस कंसर्न के साथ डील करता है कि जो भी स्टोर कीपिंग है वहाँ पे सारे मटेरियल को इफिशिएंटली स्टोर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। what is the meaning of efficient storage? See, when we have a store, we will store the desired quantity at this store. We are not going to just fill this store with a lot of raw material which is not basically needed. We are not going to have a shortfall of material, raw material, क्योंकि क्या होगा, जब आप ज़्यादा स्टोर करोगे तो कॉस्ट ज़्यादा खर्च होगा, कम स्टोर करोगे तो एट अ टाइम शॉर्ट हो जाएगा मटेरियल, रॉ मटेरियल, और आपकी जो प्रोडक्शन है बंद हो जाएगी। तो जब हम इसको इफिशिएंट तरीके से स्टोर करते हैं, दैट इज नोन एज स्टोर मैनेजमेंट। कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टोर मैनेजमेंट, वी कैन से दैट स्टोर मैनेजमेंट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब आप कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल को कम करोगे, कम मटेरियल स्टोर करोगे, तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिक्रीज होगा। मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ मटेरियल, मटेरियल को अच्छे से स्टोर करोगे, मटेरियल आपकी जो है वो लॉन्ग टाइम तक सेफ रहेगी, तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ मटेरियल ठीक रहेगा। यूज़र सर्विस टू द यूज़र डिपार्टमेंट, अब जो यूज़र डिपार्टमेंट हैं उनको ठीक से सर्विस देना है, ये भी क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव है स्टोर मैनेजमेंट का। स्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट, जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं जो बेसिकली इन्वॉल्व हैं परचेस कर इशू करने में, रिसिप्ट करने में, उनको प्रॉपर सर्विस देना। एडवाइजिंग मटेरियल मैनेजर की, आपकी जो मैनेजर हैं, मटेरियल मैनेजर हैं, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि स्टोर में किस चीज़ की कमी है, किस कौन से कहाँ पे शॉर्टफॉल होने वाला है, किसे ज़्यादा स्टोर करना है। सो स्टोर मैनेजर बेसिकली डील्स विद द efficient management of material. So in future when when your production will be continuous, you are not going to see any kind of shortfall of material, raw material, or you're not going to store a lot unnecessary store unnecessary raw material mass that will cost you more and the product cost will increase. Coming to the next, which is function of store management. स्टोर मैनेजमेंट कैसे काम करता है,
तो यहाँ पे जो फंक्शंस है, क्या क्या काम करता है, उसके उसके फंक्शंस को अगर समझें तो वो सबसे पहले रिसिप्ट करता है। रिसिप्ट का मतलब कुछ नहीं है, रिसिप्ट का मतलब रिसीव करना। क्या रिसीव करना? इन्वेंट्रीज को रिसीव करना। स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज का मतलब क्या होता है? स्टोर या प्रिजर्व करना। किस चीज़ को? इन्वेंट्रीज। जो भी इन्वेंट्रीज आई है उसको रिजर्व करना। प्रिजर्व करने के साथ साथ इन्वेंट्रीज को जो है प्रोटेक्ट करना हर तरह के डैमेज से। अगर हम लोग रिट्रीवल के बारे में बात करें, रिट्रीवल का मतलब क्या है? इट हेल्प्स इजी एक्सेस टू द मटेरियल, इंश्योर ऑप्टिमम स्पेस यूटिलाइजेशन। रिट्रीवल का मतलब ये है कि जो भी मटेरियल आ रहा है उसे ऑप्टिमम तरीके से स्टोर करना, उस पूरे के पूरे क्यूबिक स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करना, और यहाँ पे उसको इजीली लोकेट करना कि आपके ज़रूरत के टाइम पे जो मटेरियल है वो इजीली आप वहाँ से प्रोक्योर कर पाओ। इशू का मतलब क्या होता है? इशू का मतलब होता है डिमांड ऑफ कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट को कंप्लीट करना, कि कोई डिपार्टमेंट अगर आपसे मटेरियल लेने आ रहा है तो आप उसे प्रॉपरली इशू कर पाओ, प्रॉपरली उसे दे पाओ। रिकॉर्ड का मतलब क्या है? रिकॉर्ड ये भी एक फंक्शन है किसका? स्टोर मैनेजमेंट का। रिकॉर्ड में क्या होता है? अ प्रॉपर रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन्ड। रिकॉर्ड ऑफ व्हाट? रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट एंड रिकॉर्ड ऑफ इशू, कि आपने कितना रिसीव किया, आपने कितना इशू किया, इसके बारे में टोटल रिकॉर्ड मेंटेन करना। It is a function of store management. Then housekeeping. Housekeeping is nothing but to keep the space neat and clean, so you will not have any kind of damage to your raw material. तो ये डिपेंड करता है कि हाउस कीपिंग डिपेंड करता है कि आपके जो रॉ मटेरियल है वो किस टाइप के हैं। रॉ मटेरियल के फॉर्म के अकॉर्डिंग वो किस फॉर्म में है, उसको किसी तरह के बेसिकली सेफ्टी फॉर्म्स की ज़रूरत है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। देन सरप्लस स्टॉक। सरप्लस स्टॉक का मतलब होता है कि सरप्लस डिस्पोजल ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ स्टोर। कि कभी आपको जो स्क्रैप है, जो सरप्लस है, सरप्लस का मतलब जो एक्स्ट्रा है वो आपके वहाँ पे डिपॉजिट ना हो। इसके बाद वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन इसके अंदर आता है, कि जहाँ पे जो स्टॉक है वो आपको ख़त्म ना हो। तो इस ये भी किसका फंक्शन है? स्टोर मैनेजमेंट का फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन। कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन किसके बीच में? कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन आपके बेसिकली रिसिप्ट डिपार्टमेंट और इशू डिपार्टमेंट के बीच में, ताकि जो है सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में स्मूथली वर्क कंप्लीट हो सके। कमिंग टू द लोकेशन ऑफ स्टोर। लोकेशन ऑफ स्टोर के बारे में बात करेंगे। दो तरह के स्टोर होते हैं, सेंट्रलाइज्ड स्टोर एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर। सेंट्रलाइज्ड स्टोर क्या होता है? Basically in small factories it is desirable to centralize the material so that they are made to be brought under the control of one storekeeper, and the storeroom should be as far as possible near the place where material is to be used. If there are several manufacturing departments, the storeroom will be most conveniently situated where it is near to all the departments. This will reduce to the handling of material, and manual work will be eliminated. This type is called centralized store. अब हम लोग डिसेंट्रलाइज के बारे में डेफिनेशन देख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस। In large factories where there are several departments, each using different type of material, it becomes beneficial to separate all stores. For example, near the welding department, store the material required for welding. Near the foundry department, store the items which are used there necessary. Near assembly department, store the parts that are required there, and so on. तो बेसिकली जब आपकी इंडस्ट्री छोटी है तो वहाँ पे आप क्या करोगे? आप वहाँ पे अपने स्टोर को ऐसी जगह में बनाओगे जो बाकी सारे जो डिपार्टमेंट्स है उससे नज़दीक हो, ताकि आपको जो कॉस्ट है, कॉस्ट किस चीज़ का? कॉस्ट मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का, मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट वो कम से कम हो। बट इंडस्ट्री छोटी होने के टाइम पे हम लोग इस तरह के एक सिंगल स्टोर कीपर से, स्टोर मैनेजर से हम लोग अपनी पूरी इंडस्ट्री को मैनेज कर सकते हैं, सारे स्टोर को। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम की ज़रूरत कब होती है? जब इंडस्ट्री बड़ा होता है या अलग अलग सेक्शंस के काम अलग अलग होते हैं, हमारे प्रोडक्ट जो बेसिकली स्टोर होने वाले मटेरियल है उनकी क्वालिटी अलग अलग होती है, उनमें डिफरेंस होता है, उनको एक साथ स्टोर नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम लोग डिसेंट्रलाइज सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम लोग हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग, हर एक अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग स्टोर हम लोग बना देते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड दिस सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम बाय दिस। यहाँ पे देखो आप, आपकी जो स्टोर है वो एक जगह पे है, बीच में है, यहीं पे आपकी ऑफिस है, और ये स्टोर सबके नियरर में है। फिटिंग शॉप के नियरर में है, पैटर्न मेकिंग के नियरर में है, मॉडलिंग एंड कास्टिंग के नियरर में है, स्मिथी के नियरर में, हीट ट्रीटमेंट, मशीन शॉप एंड पैकिंग एंड स्टोरिंग के नियरर में है।
कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप विच इज़ डिसेंट्रलाइज टाइप, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके जो स्टोर्स हैं वो सबके लिए अलग अलग हैं. एज यू कैन सी फॉर मोल्डिंग एंड कास्टिंग यू हैव अ डिफरेंट स्टोर, फॉर फाउंड्री यू हैव अ डिफरेंट स्टोर, फॉर हीट ट्रीटमेंट यू हैव अ डिफरेंट स्टोर, मशीन्स के लिए अलग, पैकिंग के लिए अलग, फिटिंग के लिए अलग, पैटर्न मेकिंग के लिए अलग. तो हमने क्या किया, हमने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के लिए डिसेंट्रलाइज कर दिया. इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, जब इंडस्ट्री बड़ी हो, आपके पास यहाँ पे अलग अलग स्टोर मैनेजर रखने होंगे, आपको स्टोरिंग कॉस्ट बढ़ेगा. बट इन सेंट्रलाइज सिस्टम आपको ये सारा कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग बात करने वाले हैं रिसिप्ट एंड इशू ऑफ मटेरियल. व्हाट इज रिसिप्ट एंड व्हाट इज इशू ऑफ मटेरियल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. इट इज मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग स्टोर्स बैलेंस आफ्टर एवरी रिसिप्ट एंड इशू. जब आप मटेरियल को स्टोर करते हो, जब आप उसे रिसीव करते हो, जब आप उसे इशू करते हो, तो जो हमारा मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग है दैट इज नोन एज रिसिप्ट एंड इशू ऑफ मटेरियल. टू फैसिलिटेट रेगुलर चेकिंग एंड टू ऑबिविएट क्लोजिंग डाउन ऑफ स्टॉक टेकिंग. मतलब डेली बेसिस में आप जो अपना आपका जो स्टॉक है उसे आप मेंटेन कर सकते हो. यहाँ पे क्या होगा कि आपकी क्वांटिटी के बारे में आपको आइडिया रहेगा, साथ ही साथ आपके जो स्टोर में कौन से मटेरियल, कितने मटेरियल इशू हुए, कितने मटेरियल को आपने रिसिप्ट जो है वो किया. तो यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि आपकी जो टोटल मैनेजमेंट है, टोटल बैलेंस है, डेली का स्टॉक बैलेंस है वो कितना है. एंड इसको हम लोग ऑटोमेटिक इन्वेंट्री सिस्टम भी बोलते हैं. यहाँ पे आपको गुड्स रिसिप्ट जो है बेसिकली ये जो है इनपुट हो रहा है उसके बारे में बताता है. गुड्स इशू का मतलब जो आपको बाहर निकल जा रहा है. और जब गुड रिसिप्ट होता है तो ये आपको वेयर हाउस में जाता है, और वेयर हाउस से जब ये बाहर निकलता है तो हम इसी को क्या बोलते हैं, गुड्स इशू बोलते हैं. तो आज के क्लास में हमने अपने पूरे चैप्टर को डिस्कस कर लिया. और अगर आपको यहाँ तक, आप यहाँ तक बने हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लेक्चर को पूरा देखा. और साथ ही साथ अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाले सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें. और अगर किसी भी तरह के डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है आप उस लिंक पे क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ पे आपको सारे PDF जो भी इस लेक्चर, यहाँ पे लेक्चर अवेलेबल हैं, सारे के PDF आपको मिल जाएंगे. इसके बाद भी किसी तरह का डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू व्हाट्सएप. ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया. मिलते हैं अगले लेक्चर में, और हम लोग अगले लेक्चर में अपने नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे. थैंक यू.